तो मित्रों, अभी तक हम लोगों ने देखा बिहार शरीफ का हिरण्य पर्वत। उसके बाद फिर हम लोग गए कुंडलग्राम का जो जैन मंदिर है, उसके बाद ह्वेनसांग म्यूजियम, पुष्करणी तालाब और शिल्पी ग्राम देखने के बाद अब नालंदा खंडहर की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुल्हड़ वाली चाय को जस्ट हमारे पीछे नालंदा खंडहर है और जस्ट इसके पीछे नालंदा संग्रहालय भी है, लेकिन आज शुक्रवार है तो बंद है, किसी और दिन आएंगे। तो हम नालंदा खंडहर की यात्रा करेंगे, देखते रहिए चैनल। मित्रों, नालंदा खंडहर में हम आ गए हैं। अब मैं इसकी यात्रा आपको कराऊंगा, लेकिन आज ही निःशुल्क प्रवेश है। आज 19 नवंबर को, तो आज टिकट नहीं लगेगा। विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जा रहा है 19 से 25 नवंबर 2001, और इसीलिए आज फ्री किया गया। वैसे 40 रुपया लगता है इसका टिकट, और ये देखिए फ्री एंट्री 19 एक दिन के लिए एंट्री फ्री है। तो ये देखिए बहुत ही भयंकर नज़ारा। और तो एक समय में शिक्षा का केंद्र रहा ये विश्वविद्यालय, आज खंडहर के रूप में मौजूद है। और ह्वेनसांग ने सबसे पहले बताया था, नहीं तो ये पता नहीं चल पाता, और कनिंघम ने खुदाई के द्वारा इसको पता लगाया। तो और इसको डैमेज कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, और यहाँ 10,000 अध्यापक रहा करते थे, और 5,000 जो है कि 5,000 टीचर थे, 10,000 अध्यापक थे, और 50,000 स्टूडेंट थे। तो यहाँ के बारे में तो आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लेकिन मैं चूँकि नहीं गया था इसलिए इसकी यात्रा मैं कर रहा हूँ। तो इधर जरूर आइए मित्रों, ये नालंदा खंड है। यात्रा में आपको कराऊंगा। बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, और आज कोई, चूँकि आज फ्री एंट्री है इसलिए आज कोई गाइड भी नहीं है यहाँ पर। तो मैं ऐसा ही आपको दिखाऊंगा, और आज म्यूजियम भी बंद है, तो एक बार और आऊँगा तो उस समय आपको म्यूजियम की भी यात्रा कराऊंगा। बहरहाल, तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर एंट्री गेट पर ही रहा करते थे स्कॉलर, और वो पूछा करते थे क्वेश्चन, और उसका जवाब देने पर ही एंट्री मिलता था। तो सोचिए इसकी क्या महिमा रही होगी। और इसको गुप्त राजाओं ने बनाया था, और यहाँ पर अशोक के ज़माने में भी पठन पाठन का कार्य हुआ करता था। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले मिली थी, ब्लैक बुद्धा, वो हमने आपको दिखाया। और ये देखिए इसका, इसमें को मिलेगा, इसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। पहले ये बहुत बड़ा टॉम था, उत्खनन के बाद इस पर स्ट्रक्चर प्रकाश में आया। तो देखते रहिए चैनल। आया हुआ हूँ नालंदा के खंडहर में, और हमारे साथ यहाँ के बहुत अच्छे जानकार श्री सच्चिदानंद शर्मा जी मौजूद हैं। तो इनके अगर मुख से अगर हम ये सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो इनसे मैं सुन चुका हूँ एक बार। तो आप हमारे सामने ये फिर से बताएंगे मोटा मोटी चीज़, और कुछ मोटा मोटी चीज़ दिखलाएंगे। तो ये सब बताइए। नालंदा दो शब्दों का मेल है। नालम परसदा, नालम का अर्थ होता है कमल। लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, दामन देती है, जो ज्ञान देती है, वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे हैं। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर। लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था। चूँकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1,500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियाँ नहीं पढ़ना,
इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे, 108 टेम्पल थे, 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था, इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। और उस समय पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 एडी में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह विश्व में 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया। इसे नष्ट होने के बाद हम लोग जो सामने में खंडहर के रूप में दीवारें देख रहे हैं, ये ज्योग्राफिकल टर्म से मिट्टी से ढक गया और इसके ऊपर खेती हो, जैसा कि टीलानुमा आप सामने में टीलानुमा वो जो सामने वाला टीला है, तो वो टीला अभी भी बचा के रखा गया है टूरिस्ट ताकि लोग लोग समझें। क्लीन देखने पर, साफ सुथरा देखने पर टूरिस्ट को यकीन न होता है कि पहाड़ नुमा था, इसलिए उस भाग को कंपास कर रखा गया है। आर्कोलॉजिकल के पिता कहलाते हैं डॉक्टर ए कलिंगम। उन्होंने 1861 में हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग चीनी यात्री 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक। उनकी डायरी का नाम था सीयूकी अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत, जो चाइनीज भाषा में था। डॉक्टर ए कलिंगम ने उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर इसकी खुदाई 1915 से 37 तक, अंग्रेज के समय में 22 वर्ष हुई, 82 8 वर्ष हुई। 22-30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, जिसमें 11 हॉस्टल, 6 मंदिर आप देख पाएंगे। मैं आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ मेरी अपनी कोई कल्पना है। अकॉर्डिंग टू हुएंगसांग की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्नदधी और रत्नरंजन। यहाँ उस समय कौन लाइब्रेरी बोले? रत्न सागर, रत्नदधी और रत्नरंजन। रत्न सागर पुस्तकालय कहा जाता है। 9 मंजिले चलते चलते बताइए। 9 मंजिले थे, जहाँ मतलब कि रत्न सागर, रत्नदीप और रत्न सागर, रत्नदधी और रत्नरंजक। यहाँ मतलब कि हाँ, वो 9 मंजिले थे। यहाँ कॉपर प्लेट की किताबें थी। नालंदा को जलाया, चलिए नालंदा को जलाया। नालंदा 6 माह तक जलता रहा। उस समय यहाँ प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में 4 भव्य गेट था। आज का गेट कीपर उतना शिक्षित नहीं होता, और उस समय गेट कीपर को द्वार पंडित कर देते। गेट कीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। हुएंगसांग ने वर्णन में लिखा, फर्स्ट बार में, सेकंड बार एडमिशन हुआ, 10% विद्यार्थी सफल होते थे। 90 गेट से लौट 10% जो अंदर आते थे उन्हें बौद्ध धर्म अपनाकर अध्ययन करना होता था, और उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय। चूंकि इस विश्वविद्यालय के अगल बगल जो 200 गांव का रेवन्यू आता था, सभी राजाओं ने विश्वविद्यालय को डोनेट कर रखा था। घटने पर राजकोष से अनुदान की राशि मिलती थी और विश्वविद्यालय चला। सोचिए, जहाँ का गेट कीपर ही अपना स्कॉलर हो, आचार्य का फिर क्या कहूँ। आचार्य पंडित शीलभद्र थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। नागा अर्जुन थे, वो तांत्रिक भी थे। धर्मपाल, अंतरिक्ष शांति देवा, अति दीपंकर आदि विद्वान। हम लोग जिस गेट से अंदर की ओर आए हैं वो नालंदा का मेन गेट है। वह एक 10 फीट मोटी दीवार है, काट कर ऊपर से अप्रोच करने रिपेयरिंग किया। यहाँ पर जीवक भी थे ना? यहाँ पर हाँ, जीवक नाम के बैठ, तो वो तो राजगीर में भी थे। राजगीर में भी थे। उन्होंने ही मतलब कि भगवान बुद्ध को कुछ मतलब की इलाज भी किया। अच्छा, तो भगवान बुद्ध और महावीर के टाइम में भी ये था? हाँ, भगवान बुद्ध और महावीर के आने के 1000 वर्ष के बाद इस नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ। भगवान महावीर और बुद्ध बिफोर क्राइस्ट आए थे, उनके आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। जिस समय में भगवान बुद्ध और महावीर आए थे उस समय में ये जो आप ऊंचा वाला सारीपुत्र समाधि देख रहे हैं, यह आमों का बगीचा था। और अम्रपवरिका वन के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन यहाँ आए थे। उनके आने के कारण ही नालंदा में नालंदा महाविहार का निर्माण। ये स्तूप जो सारीपुत्र स्तूप है, ये 5 सेंचुरी एडी में यहाँ पर फाहियान चीनी यात्री भी आए थे। फाहियान ने इस स्तूपा का वर्णन किया है, मगर महाविहार का उस समय निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए उसको वहाँ नहीं किया। अच्छा, वो तो 300 एडी के आसपास आए थे ना? बिफोर क्राइस्ट भगवान बुद्ध और महावीर दोनों यहाँ आए थे। ये मतलब कि नहीं, फाहियान जो आए थे, फाहियान वो 5वीं शताब्दी में करीब आए थे। और उसके बाद तब हुएंगसांग आए। और हुएंगसांग के बाद फिर यहाँ इत्संग भी आए थे। अच्छे, इत्संग भी आए थे। तो हुएंगसांग को तो लिपि आता नहीं होगा, ब्राह्मी लिपि। यहाँ तो पाली में पढ़ाई होता था। हाँ, हुएंगसांग जो थे वो मतलब कि 630 में यहाँ आए थे और भारत भ्रमण
47 तक वो करते हैं। अच्छा 30 से 17 साल तक भाव। ये चबूतरा जो आप देख रहे हैं ये जी। सभी चबूतरा मेडिटेशन के लिए था। मेडिटेशन के मेडिटेशन साधना ज्ञान। उस समय मेडिटेशन और बुद्धि ये दो सब्जेक्ट कंपल्सरी। हम लोग ये स्तूपा के सामने आकर खड़े हैं। ये स्तूपा 7 बार 7 राजा ने बनाया। 3 पीरियड की सीढ़ी को सर आप देख रहे हैं, 5वें 7वें में यहाँ बिफोर क्राइस्ट अशोक भी आए थे। अशोक ने वो स्तूपा बनाकर बुद्ध की मूर्ति को रखा और अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संमित्रा को विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। जी, अशोक ने यही देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारे स्तूप बनाए। तो यहाँ पर जो स्तूप है उसमें अशोक का भी रोल है। हाँ, अशोक का भी उसमें हाथ है। अशोक ने ही बनाया ऊपर बुद्ध की मूर्ति। क्रमबद्ध ये 7 बार बना है। क्राइस्ट से 300 साल पहले, यानी जो अशोक आए थे। क्राइस्ट 3 BC में अशोक ने इसे बनाया था। और फिर क्रमबद्ध जब कुमारगुप्त ने इस नालंदा की स्थापना की से ही बनाकर बुद्ध की, फिर हर्षवर्धन ने बनाया बुद्ध की, फिर देवपाल। क्रमबद्ध तो सबसे पहले गुप्त आए, गुप्त के बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बाद देवपाल आए 5वें में बंगाल से 7वें में हर्षवर्धन। कुमारगुप्त मगध के राजा थे। हर्षवर्धन कन्नौज, थानेश्वर नगर, 9वीं बंगाल के राजा थे। तो तीनों उसी पर जोड़ते चले गए। हाँ, एक के ऊपर देखें। कुमारगुप्त ने बनाया बुद्ध की मूर्ति को, फिर हर्षवर्धन ने बनाया बुद्ध की मूर्ति, फिर देवपाल ने बनाया बुद्ध की मूर्ति। ये 7 बार बना है। चारों ओर से बुद्ध की मूर्ति थी, डैमेज हो गया। और ये चबूतरा मेडिटेशन, ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट का स्थल है, उनको परिक्रमा करने के लिए चारों ओर। यहाँ पर परिक्रमा वो लोग करते हैं। उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। सीमेंट जहाँ देखेंगे वो आर्कियोलॉजिकल नहीं। उस समय चूना, सुर्खी, बालू, गुड़, उड़द के दाल, बेल के रस से ही दीवार को। मैप का भी फोटो लेना सन ले लीजिए। अच्छा, मैप का ना वहाँ पर जो है। हाँ, चलिए इधर से चलिए। इधर का मैप या इधर से ही आइए। जी। तो एक मैप बच गया है। और थोड़ा सा एक बार फिर से उधर चलिएगा, क्लासरूम एक दिखा दीजिएगा, बस हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर जब एंट्री हम लोग इधर से आए थे और यहाँ पर ये सारी पुत्रा स्तूपा है, आपने देखा। और ये सब तो मेडिटेशन का सेंटर था। और उधर क्या है सबसे उधर? ये सभी पश्चिम साइड में सभी मतलब टेम्पल है। उधर सब टेम्पल है। पूजा की। अच्छा, इधर सब पूजा की व्यवस्था थी। और यहाँ पर इसका डिजाइन है ना, तो ये डिजाइन एक बार देख लेंगे तो फिर समझ में आएगा। ये प्लान ऑफ एक्सकवेटेड रिमेन्स एट नालंदा। आज फोटो ले लीजिए। हाँ, फोटो लिया हुआ है। लिया हुआ तो चलिए आगे नहीं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेडिटेशन था, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये नालंदा जो 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, जिसके नक्शे के सामने हम लोग खड़े हैं। 9 किलोमीटर भी मिट्टी से दबा हुआ। ये नालंदा 2 भागों में मिला। एक पूर्वी भाग है मोनास्ट्री हॉस्टल, जहाँ बौद्ध भिक्षु, और ये चैत्य माने टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा, यहाँ आकर अभी खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन। इस साइड में सर 11 हॉस्टल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ सभी काटे हैं। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे। ये अलग अलग कमरा है। आंगन में पढ़ते थे, स्टेज गुरु जी शिक्षा, सामने मेडिटेशन। एक हॉस्टल में 30 या 32 या 35 विद्यार्थी। कमरों का काउंटिंग आप मैप से भी कर सकते। अच्छा। और ये कॉरिडोर था विद्यार्थी को आने। ये सिंबल इधर भी कुछ 4.5 किलोमीटर 4.5 इधर भी। और एक साइड पश्चिम साइड में सभी टेम्पल हैं, पूजा और मेडिटेशन। ये साइड में सब देखिए, ये स्तूपा है 1 2 3 4 5। ये गोल गोल राउंड स्तूपा के नीचे में जो देख रहे हैं ये सभी समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे उनको जलाकर राखे। चूंकि नंदा 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला। उस पीरियड में मरना जरूरी था। यातायात का साधन नहीं था कि डेड बॉडी को भेजा। तो हॉस्टल क्यों चलेंगे? तो हाँ, हॉस्टल क्यों चलेंगे? वो है आप बोल दीजिए। तो जो है कि तो यहाँ पर उन लोग का समाधि बना हुआ है। यहाँ पर समाधि भी बना हुआ है ना उन लोग का, जो मर गए यहाँ पर। वो समाधि तो वो है गोल गोल राउंड। उसका फोटो लेना है, ले लीजिए आप। इधर से चलते हैं। तो फिर हम लोग अभी हॉस्टल की ओर जाएंगे और तब फिर हॉस्टल को आपको दिखलाएंगे। देखते रहिए चैनल। हर हॉस्टल के गेट पर ये छात्र बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध को अभिवादन करिए, अंदर की ओर आते और जाते। गेट पर देखिए कितना मोटा चौखट लगा था। वो काला जो देख रहे हैं वो ईंट झामा हो गया। ये सभी काला काला जलने का प्रमाण है। बस 4 खिल्ली जानबूझ कर
ये कॉपर प्लेट की किताबें थी, नालंदा 6 माह रिजल्ट है। कॉपर प्लेट का किताब या था। उस समय कॉपर प्लेट की किताब। सब हम लोग एक हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं जिसका ये दरवाजा है। सब जलने का निशान है। ये नीचे की ओर कमरे हैं कुमार गुप्त के टाइम में। ये- ऊपर दरवाजा देखिए है नोनी ये जो- कुमार गुप्त के टाइम का कमरा है ये। एक कमरा में एक छत है। और यहाँ पर नाली भी बना हुआ है। वो तो बरसात के पानी निकालने के लिए इमारत को बचाने की। अच्छा, ये आर्किटेक्ट सब इंडिया बनाया है क्या? एएसआई बनाया है? हाँ, सीमेंट जहाँ वो ये उसमें सीमेंट का पहले ऊपर जाने के लिए सीढ़ी था, सीढ़ी में आज हम लोग लेफ्ट साइड से चलते हैं। टाइम टू टाइम इसका रिपेयरिंग होते हैं। ये साइड है। अच्छा, आप बता रहे थे दीवार टेढ़ा है। ये दीवार इधर से टेढ़ा मेरा है, उधर से सीधा। ये क्यों? दीवार 6 फीट चारों ओर से है, इधर का आवाज उधर नहीं। हाँ, और अच्छे। चूंकि आंगन ही क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी लोग, ये हम लोग हर्षवर्धन के टाइम के कमरे को दिए। अच्छा। एक कमरे में एक छात्र, इसके नीचे सर कुमार गुप्त के टाइम के कमरे। अच्छा, इसके नीचे कुमार गुप्त के नाम से उसको। हर्षवर्धन का ऊपर देखिए देवपाल, गेट पर एक चौखट के बाद था विद्यार्थियों को सामान और मकान। एक कमरे से सातवें के हर्षवर्धन के टाइम का एक कमरे में एक छात्र रहते थे, आमबारी थी, पुस्तक। कमरे के दीवार इस तरह टेम्परेचर को कंट्रोल करता था, गर्मी में ठंडा ठंड, चूंकि 3 फीट से 12 फीट तक मोड़। आप यहाँ छत को डे में देख रहे हैं, चलिए छत में दिखाता हूँ। अभी भी 1600 वर्ष पुराना छत आएगा, पैर को कस के दवाई एहसास होगा कि नीचे कमरा है, कस कर मारिए। होता क्या था, 200 वर्ष बीतने पर जब डैमेज जन्मा तो उसको रिपेयरिंग सिस्टम नहीं था, उसको ढक करके उसके ऊपर लोग कंस्ट्रक्शन फिनिश। इसके नीचे गुप्त काल का बना हुआ कमरा का छत है ये। अभी इसको हर्षवर्धन जी बनाए और उसके ऊपर पाल वंश के शासक बनाए थे, देवपाल, जो बंगाल के शासक थे। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक साथ था। ये छात्रावास था और ये बरामदा था, चारों ओर से 6 फीट मुड़े, इधर का आवाज इधर नहीं। आइए हम लोग आगन क्लासरूम में चले। उस समय दीवार भी चूने सूखे से प्लास्टर होता था, ये प्लास्टर नहीं है। ये देखिए एक प्लास्टर। अच्छा, ये जो है ये उसी जमाने का है ना, ये चूना पत्थर, ये जो बीच में। ये सभी जलने का प्रमाण। आइए हम लोग आगन क्लासरूम में चले। ये सब जलाया गया था, उसका प्रमाण है सब। और ये चबूतरा था। बुद्ध कहता है कि हम भी तो मान लीजिए दूसरा नाम था मेरा, हम तो बुद्ध बन गए ना, बुद्धि हमको मिला तो बुद्ध बन गए, इसलिए तुमको वो आगन है पांचवी कुमार हाँ हाँ। और ये सातवीं इन, वो पांचवी का जब आगन, अच्छा, वो 5वीं का था। जब आगन था तो ये लेयर और ये लेयर नहीं था। अच्छे। वो आंगन वहाँ नहीं था, वहाँ था। वो पिलर थी, छत थी, वो स्टेज था, वो मंच था, गुरुजी बैठकर शिक्षा लड़कियाँ। 5वीं 7वीं में जब ये बन गया, यहाँ लड़के बैठकर पढ़ते थे, गुरुजी पढ़ा। उस समय बाद विवाद डिबेट से ही शिक्षा दी जाए, गुरुकुल पढ़ता था, गुरु वशिष्ठ था। 5वीं 9वीं में जब ये बन गया तो इसका रास्ता आगे था, जिसको पहले मैं एक्सप्लेन कंफ्यूजन में। आगन है क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे। और टीचर कहाँ रहते थे? टीचर वहाँ रहते थे ना। नहीं, टीचर वो तो स्टेज पर पढ़ाते थे। गुरु ऐसे उन। रहते थे, गुरुकुल पढ़ता था। अच्छा, वो भी इसी हॉस्टल में हाँ, रहते थे। हाँ। गुरु शिष्य साथ ही में रहा गुरु। इसके बाद ही शांति निकेतन में गुरुकुल पढ़ता था। ये आंगन है 5वीं कुमार गुप्त का, ये लेयर है 7वीं हर्षवर्धन। ये आंगन है 5वीं कुमार गुप्त का। और ये इन बच्चों को आप बता रहे थे पिछले साल, याद है? पिछले साल मैंने गाइड किया था। हाँ, याद है? 3 साल पहले, जी हाँ। 2-3 साल पहले। भैया आप जो बोलते थे बच्चा 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 आप बोलते थे। जी हाँ, तो ठीक है, पढ़ो नहीं विद्वान बनो। आप बाहर कब से ढूंढ रहे हैं? हम्म, आप नहीं मिले तो पिछले कोई बात नहीं थी। एस से क्या बोले? ये सोशल। मतलब सोशल होना चाहिए, सामाजिक। टी से ट्रूथफुल होना चाहिए, सत्यवाद। यू से यूजफुलनेस होनी चाहिए, उपयोगिता। डी से डियरनेस होना चाहिए। ई से एनर्जेटिक, कर्मठ होना चाहिए। और एन से नेशनल, राष्ट्रीय। और टी से टॉलेंट, धैर्यवान होना चाहिए। ये सूत्र को याद रखोगे, माता पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा को तुम्हारा जीवन महान बने। सुख तुम करोगे, माता पिता का सिर्फ नाम हो, है ना। पढ़ना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका फल मुन्ना बहुत मीठा होता है। विद्या एक ऐसा धन है जिससे मनुष्य गरीब कभी नहीं होता है।
आप पढ़िएगा, फिर आइएगा। जैसे आज याद किया, अगर मैं गाइड रहूँगा तो आप डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन कर आइएगा तो मेरा हाँ? माता पिता की आज्ञा का मेरे पास। तो ये हम लोगों ने आपको दिखाया, यहाँ पर पूरा हॉस्टल था और यहाँ सामने में सेंटर था। ये जो आप देख रहे हैं ये सब हॉस्टल का कमरा सब है। ये हॉस्टल अलग अलग हॉस्टल था और एक हॉस्टल में 30 कमरा था। ये जो है मोनास्ट्री जो सामने में चैत्या सब मंदिर था और वो मंदिर हम लोग आपको दिखा चुके हैं। पहले हम लोग मंदिर से ही शुरू किए थे। ये सब पूरा मंदिर था और कुछ कुछ स्तूपा बना हुआ है। तो इतना बड़ा सेंटर हुआ करता था यहाँ पर। बड़े से बड़े खगोलविद, बड़े से बड़े धर्म के ज्ञाता, बड़े से बड़े चिकित्सा के ज्ञाता सब यहाँ पर शिक्षा लेने आते थे। तो ये 10,000 छात्र यहाँ पढ़ते थे। तो यहाँ पर और बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया। तो और फिर ये बहुत दिनों तक 700 साल तक दबा रहा टीला के रूप में। वो टीला यहाँ भी दिख रहा है सामने। और बाद में कनिंघम ने 1913 ईस्वी से इसका उत्खनन शुरू किया तो सब आया। और उत्खनन कैसे किया? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत को और उसमें इसका डिटेल मिलता है। तो यही है मित्रों। और फाहियान भी यहाँ पर आए थे, ह्वेनसांग भी आया, उसके बाद फिर एक और चीन यात्री यहाँ पर आए थे और सब अपना लिखा करते थे। तो यही है मित्रों, इधर जरूर आइए, देखते रहिए चैनल। कुमारगुप्त के टाइम का है और ये हर्षवर्धन के टाइम का है। ऊपर देवपाल और उसको ऊपर देवपाल का बनाया गया है ना। आप लोग यहाँ टिकट लिए हैं, अपोजिट साइड में म्यूजियम है। ये बेदी था, यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। अच्छा, इसमें हाँ। बुद्ध की मूर्ति थी जो तो म्यूजियम में रखा गया। म्यूजियम में ये तो यह मंदिर अंधेरे में थे। इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर ये 2 वाइट स्टोन माइका है और ये गड्ढे हैं। इस पर कॉपर का प्लेट रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता है। लाइट रिफ्लेक्शन प्रकाश बराबर, इसी से लाइट से रिफ्लेक्ट होता था और वो अंदर बुद्ध की मूर्ति पर पड़ता था। सोचिए से 1600 वर्ष पहले किस टेक्नोलॉजी से लोग लाइट का उपयोग करने मिलती है। कुछ विद्यार्थी मारे गए, भाग गए, कुछ अपने साथ कॉपी किताब अमेरिका, इंग्लैंड, जापान को जो कम है। इसी का प्रारूप है सौर ऊर्जा निकला हुआ है। हर हॉस्टल में कुआं था, पीने का पानी काम में लाया जाता था। और ये दोनों स्टोर रूम है। यहाँ से 6 फीट का मटका मिला है और जला हुआ चावल। कहाँ पर से स्टोर? ये दोनों स्टोर रूम था। ये दोनों हाँ, यहाँ से 6 फीट का मटका मिला। म्यूजियम के हॉल नंबर 1 में है और जले हुए चावल 4 में। वहाँ छत देखा हॉस्टल में। यहाँ छत को जाकर देखिए किस टेक्नोलॉजी, बिना सपोर्ट का छत है और कमरा एयर कंडीशन। आप कमरे से कुआं को देख कर आइए, मैं गाइड यहाँ पर आप फोटो लेकर के आइए। तो वो देखिए मित्रों, सामने में यहाँ छत जो है वो छत आपको दिखेगा। तो हमेशा यहाँ 3 शासक का बनाया हुआ चीज़ है। देखिए यहाँ पर कुआं है, बहुत प्राचीन कुआं है। ये जब से शुरुआत हुआ था तब से इस बात का साक्षी है ये कुआं। देखिए अभी भी इसमें पानी है। तो सोचिए कितने दिनों पुराना ये कुआं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ चबूतरा में और सामने बुद्ध की मूर्ति रहा करती थी। और देखिए उस ज़माने का छत जो अभी भी ये बचा के रखा गया है, ये उस ज़माने का छत है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये तरीके से इसको रखा गया है अभी भी। और ये दबा रहा नालंदा करीब बहुत दिनों तक। जब कनिंघम ने इसको दोबारा उत्खनन शुरू किया तब ये लोग प्रकाश में आया और 12वीं शताब्दी में जला दिया गया इसको। जब जला दिया गया तो उस समय जो है 700 सालों तक ये 1200 ईस्वी से लेकर के 1900 तक दबा रहा और इस पर खेती होती रही इस टीले पर। बाद में कनिंघम जी ने कब इसका उत्खनन शुरू किया? 1915 से 37 तक अंग्रेज के समय में हुआ। 1915 से 37 तक, 37 तक 22 बरस। 22 बरस तक। फिर 74 से 82 8 बरस अपनी सरकार ने की। 22 और 30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है। बाकी 9 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। और इसमें 9 किलोमीटर और मिट्टी से दबा। और एक बता रहे थे आप जैन धर्म के बारे में कुछ कि भगवान महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन यहाँ आए थे बिफोर क्राइस्ट। महावीर आए थे
और बुद्ध भी आए थे। वो उस समय वो आमों का बगीचा था, अम्रपबरिका वन के नाम से जाना जाता था। अम्रपबरिका वन से आइए। तो महावीर के दो शिष्य थे अकलंक और निकलंक, को चले गए। बुद्ध के दो शिष्य थे सारिपुत्र और महावीर के दो शिष्य अकलंक और निकलंक जो थे, उनका दिमाग बहुत ही कंप्यूटर से ही थे। अकलंक और विकलंक वो लोग जैन धर्म से और ये बौद्ध धर्म की संस्था थी, इसलिए वो लोग दोनों चले गए। अच्छा। और बुद्ध के दो शिष्य थे सारिपुत्र। सारिपुत्र का जन्म उसी कमरे में हुआ जिस कमरे में उसका मृत्यु हुआ। अच्छा। और वो यहाँ से 1 किलोमीटर पर सारीचक नामक ग्राम है। वहाँ मतलब कि सारिपुत्र को यहाँ मतलब कि मरने के बाद उनके राख को रखकर ये स्तूपा बना है, जो सारिपुत्र स्तूप है। ये बिफोर क्राइस्ट नहीं बना, श्री विष्णु में अशोक ने सुबह बनाया, क्रमबद्ध 7 बार बना। महामुगलायन का मृत्यु साची मध्य प्रदेश में हुआ। अच्छा। एक हॉस्टल में 30 कमरा है, रहने का 100। महामुगलायन चले गए सांची। साची मध्य, उनका मृत्यु साची में हुआ, इसलिए उनका तो वो भी यहीं पढ़े थे। पहले दोनों शिष्य उनको यहाँ थे भगवान बुद्ध के। अच्छे, भगवान बुद्ध के शिष्य। महामुगलायन भगवान बुद्ध जब राजगीर से आया करते थे, है ना, तो वो जो अम्रपबरिका वन बताया, वहाँ पर उनसे उन शिष्यों से उनकी भेंट होती। वो दो शिष्य सारिपुत्र महामुगलायन महावीर भगवान बुद्ध के परम शिष्य थे। एक का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए उसका ये स्तूप नालंदा में बने। महामुगलायन का मृत्यु साची मध्य प्रदेश में हुआ, इसलिए वहाँ पर उसका ये स्तूप साची। और अशोक ने बनवाया सब। अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनाए हैं, जो देशों में भी बनाए हैं और विदेशों में भी बनाए। तो वो जो आप बताए कि जैन के जो शिष्य आए थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो वो यहाँ पर नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े, उनको लोगों ने मतलब कहा भाई ये बौद्ध धर्म की संस्था है, वो लोग बेचारे चले गए। जो भी आते थे पहले हॉस्टल में, पहले भगवान बुद्ध को प्रणाम करते थे और यहीं पर प्रतिमा रखा रहता था। तो यही है। और इसके बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ इसी के बारे में ले लीजिए। हाँ, इसके बारे में लिखा हुआ है, वो मतलब उसको फोटो ले लीजिए, बाद में पढ़ते रहिए। ठीक, फोटो उसका ले लीजिए। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो यही सारिपुत्रा स्तूपा है। ऊपर चढ़ने के लिए गार्ड नहीं कर रहा, नीचे से जाऊँ। सारिपुत्रा का स्तूपा है, ये आप देख सकते हैं। आइए इधर से चलेंगे, गेट इधर तो सब हो ही गया, तो गेट को चलेंगे। ये चबूतरा का फोटो लेंगे, ये मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन सेंटर था। और ये सारिपुत्रा स्तूपा है। तो देखते रहिए चैनल में। तो इसका रिपेयर भी होता है, देखिए ASI ने इसको 1997 में रिपेयर किया, सब लिखा हुआ है। तो ये रिपेयर ज़रूरी है। अच्छा, जो मेन जो आते थे कोई पढ़ने के लिए, तो जो द्वारपाल होते थे वो भी बहुत विद्वान होते थे, क्वेश्चन पूछते थे। तो द्वारपाल कहाँ रहते थे? आगे इस महाविहार के चारों सिरों पर, चारों दिशाओं में 4 भक्त और गेट कीपर को उस समय द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त था। गेट कीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। वेंसांग ने वर्णन में लिखा 10% विद्यार्थी ही सफल होते थे, अब 90 गेट से लौट जाते। 10% जो अंदर आते थे उन्हें बौद्ध धर्म अपना कर अध्ययन करना होता था और उनका खर्च विश्वविद्यालय की ओर। क्योंकि इस विश्वविद्यालय के अगल बगल जो 200 गाँव का रेवेन्यू आता था, सभी राजाओं ने विश्वविद्यालय को डोनेट कर रखा था। घटने पर राजकोष से अनुदान की राशि मिलती विश्वविद्यालय। सोचिए, जहाँ का गेट कीपर ही अपना स्कॉलर हो, वहाँ आचार्य का फिर क्या करें। उस समय आचार्य पंडित शीलभद्र थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे, नागार्जुन थे, वो तांत्रिक भी थे, धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति देवा, अति दीपंकर आदि विद्वान आचार्य। नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी अभी तक नहीं मिला है। यह एक 10 फीट मोटी दीवार है, काट कर ऊपर से आर्कलोड कर नई रिपेयरिंग किया। अच्छा, 10 फीट चौड़ी दीवार है। जी हाँ। और नालंदा का भी क्या क्या लाइब्रेरी नहीं मिला है? लाइब्रेरी और मेन गेट कहाँ है नालंदा का, वो अभी तक नहीं मिला। क्योंकि इसको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ASI ने 61% में रिपेयरिंग किया, उसका डेट वो। हाँ, अच्छा, हाँ, वो डेट उन्होंने लिख दिया। ठीक।
ये 5वीं शताब्दी के कमरे हैं। एक कमरे में एक छाप रहते थे। इसमें? हर कमरा 15 फीट था। 10 फीट को समतल या प्लेन बनाया। सबको बुलाइए। उस समय छाप को मॉम कहा जाता है। मॉम से ही मोनास्ट्री हुआ बिहार। हर कमरा 15 फीट 10 फीट को समतल करो रेन पाद ऑफिस की छत 200 वर्षों के बाद से कवर ढक दिया गया। दूसरा कंस्ट्रक्शन वो अस्पताल और फिर देवपाल। अच्छा। 5वीं के कमरे को आप देख रहे हैं, दरवाजा बंद, बगल में बरामदा और आंगन था। आंगन में क्लासरूम था। 7वीं 9वीं हॉस्टल के कमरे यहाँ डैमेज हैं। आपको मैं दूसरे हॉस्टल में दिखाया। ये बीच का दीवार 6 फीट है और ये दीवार पूरा नालंदा विश्वविद्यालय 3 फीट से 12 फीट तक दीवार की मोटाई है। नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है, सामने में नीचे वाला कमरा अलग दिख रहा है जी। और फिर ऊपर में कमरा दिख रहा है। जी। तो ये नीचे वाला गुप्त काल का होगा। हाँ। उसका तो ह्वेन-सांग का होगा। अरे हर्षवर्धन का होगा। उसके बाद उसके फिर ऊपर पाल, देवपाल का, जी। देवपाल शासक। जी। तो ये 3 बार बनाई है। हाँ, 3 बार। तो ये आपने देखा कितने अच्छे तरीके से जो है कि हम लोगों को इन्होंने बताया। सीमेंटेड जहाँ देख रहे हैं वो आपको उसको नहीं ये अभी तो हाल में बना है। ये लेयर है 5वीं कुमार गुप्त का और ये है 7वीं हर्षवर्धन का। इसके ऊपर है 9वीं देवपाल का। उस समय का देखिए टेक्नोलॉजी क्या था, है ना। बरसात का पानी दीवार पर न गिर के उससे टकरा कर वो नीचे की ओर आ। ये उस समय देखिए कॉर्नर क्या बना हुआ है। उस समय के मतलब कि मिस्त्री का क्या कला था, है ना। कॉर्नर देखिए जो बना हुआ आप सामने में देख रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट इतना ही है। बस इतना ही। जिसे गाइड और वहाँ जो मिला है वो काला बुद्ध देखे हम। ब्लैक बुद्धा उसके बारे की में मूर्ति, कुछ ब्लैक बुद्धा की मूर्ति जो है वो गांव से उसका मतलब कि आने जाने का रास्ता है। पहले उसे लोग तेलिया बाबा कह करके पूजा करते थे। गांव में एक सूर्य मंदिर है जहाँ मतलब कि संतान प्राप्ति के लिए या चर्म रोग के लिए टूरिस्ट वहाँ आते हैं। वहाँ प्रत्येक संडे को काफी भीड़ होती है और कार्तिक चैत्र में भी बहुत मेला लगता है। बड़गांव जो है। बड़गांव है। और ब्लैक बुद्धा जो है वो मतलब कि इस कंपस के बगल में ही है। अच्छा, उसे मतलब कि कुछ स्त्रियों का ऐसा विश्वास है जिनके बच्चे लीन एंड थिन रहते हैं, वो वहाँ कहती है कि आपका जैसा बच्चा मेरा हेल्दी हो जाए तो मैं आप पर तेल घी चढ़ाऊंगा और शतंजा चढ़ा दूँ। ये मतलब उन लोगों का विश्वास है। वहाँ पर अभी भी तेल और घी लोग चढ़ाते हैं। अच्छा, जो आप बता रहे थे कि यहाँ जो म्यूजियम है ह्वेन-सांग म्यूजियम, उसको हम लोग देख के आए, तो वहाँ पर ह्वेन-सांग रहे थे क्या? हाँ, ह्वेन-सांग वहाँ चीनी यात्री रहे थे। जब उनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ था तब वहाँ। तो वहाँ पर कोई किन्हीं से पढ़े थे वो? जी हाँ, कुछ दिन वो रह करके अध्ययन किया, फिर उसके बाद उनका 2nd बार में यहाँ एडमिशन। कुछ दिन यहाँ पढ़ाई भी थे क्या ह्वेन-सांग? हाँ, ह्वेन-सांग यहाँ शिष्य भी थे और आचार्य का भी काम किया। अच्छा। तो मित्रों, ये यात्रा पूरी हुई और संजोग देखिए कि हमको भेंट हो गया श्री सच्चिदानंद शर्मा जी से। इन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया और आपने भी वो सब सुना। तो आप जब भी आइए इनको ज़रूर खोजिए, सच्चिदानंद शर्मा जी को खोजिए और इन्हीं से पूरा ये सुनिए। बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि बिना जाने आप घूम जाइएगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो है ये देखिए, अब हमारी यात्रा पूरी हुई। और आज एक चीज़ गड़बड़ हो, को बंद रहता है म्यूजियम, तो म्यूजियम नहीं देख पाए। म्यूजियम देखने के बाद फिर आएंगे। म्यूजियम में क्या क्या है मोटा मोटी सर बता दीजिए। म्यूजियम 6 फीट का मटका मिला है। म्यूजियम के हॉल नंबर 1 में है, चावल 4 में है। यहाँ से हर धर्मों की कुछ न कुछ मूर्तियाँ मिली है। अच्छा। जो म्यूजियम में रखा हुआ वहाँ लिखा हुआ है। हाँ। वहाँ गाइड की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। म्यूजियम प्रत्येक शुक्रवार को बंद रहता है। बंद रहता है। और कब से कब तक खुला रहता है? कितने से कितने रहता है? वो 9 बजे से खुलकर 5 बजे तक बंद खुला रहता है। और ये भी, इसका भी टाइमिंग है? इसका भी टाइमिंग। और ये भी बंद रहता है किसी दिन? नहीं, ये किसी दिन बंद रहता है। कभी भी खंडहर कभी भी बंद नहीं रहता है, लेकिन वो शुक्रवार जो है वो हर फ्राइडे को बंद रहता है। तो मित्रों, एक बार और आना होगा और इस बार म्यूजियम दिखलाएंगे आपको। तो बहुत सफल यात्रा रही। मैं शुरू में लग रहा था कि कोई मिल नहीं रहे, संजोग से भगवान ने एक भगवान के रूप में ही आ गए और इन्होंने मुझे सब कुछ बताया, आपने भी सुना। तो ज़रूर आइए मित्रों, देखते रहिए। तो मित्रों, बहुत हेक्टिक आज रहा। आज हम लोग 8:30 7:30 पौने 8 में निकले थे पटना से। तो पटना से पहले हम लोग हिरण्य पर्वत घूमे बिहार शरीफ। उसके बाद फिर वहाँ से चले आए तो कुंडलपुर ग्राम का जैन मंदिर देखे और उसके बाद फिर ह्वेन-सांग म्यूजियम देखे, शिल्पी ग्राम देखे और नालंदा खंडहर घूमे। अब ये पेट पूजा करने का वक्त है, तो गर्मा गर्म ये छोला भटूरा और मिर्ची ये हम लोग यहीं पर नालंदा खंडहर के पास खा रहे हैं। तो यहाँ पर आइए और ये अच्छे से खाना वाना खा के तब निकलिए। देखते रहिए चैनल। अभी हम लोग यहाँ पर खाना खा लिए, करीब शाम में 4 बज रहे हैं।
अब यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग अगर नालंदा खंडहर से वापस पटना जा रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ से जाएँ सीधे राजगीर वाले रोड में तो बिहार शरीफ और 2-3 जगह जाम मिलेगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं और ये रोड सीधे निकल जाएगा परवलपुर वाले रोड में, यानी कि बिहार। ये देखिए यही है नालंदा खंडहर और ये जो रोड जो है अगर उल्टा दिशा में जाइएगा तो ये आपको निकाल देगा परवलपुर वाले रोड में, यानी कि जो रोड जहानाबाद से बिहार शरीफ आता है उस रोड में निकाल देगा। और वहाँ से हम लोग एकंगर सराय चले जाएंगे बाएं मुड़ के, और एकंगर सराय से फिर एक रोड जाता है आपका मसौड़ी, उसमें चले जाएंगे घूसी होकर के और फिर मसौड़ी से नौबतपुर होकर IGMS के पास पहुँच जाएंगे। ये कुल मिला के बहुत अच्छी जर्नी रही। तो मित्रों इसी से हम लोग उधर गए थे, आपने देखा ये ब्लैक बुद्धा का ये है और आगे ह्वेनसांग वाला ये मिलेगा। तो सब एक ही जगह पर यहाँ पर है। कुंडल ग्राम भी यहीं पर है, शिल्पी ग्राम भी यहीं पर है। तो ये आप आइएगा सब कुछ कवर हो जाएगा। देखिए इसी में अगर इधर जाइएगा तो ह्वेनसांग का म्यूजियम मिलेगा। ये जो आप रोड देख रहे हैं इसी में ह्वेनसांग का म्यूजियम था। तो अब हम लोग ये सीधे जा रहे हैं। इसी में बड़गांव मिलेगा सूर्य मंदिर और देखिए ऋषभ देव का मंदिर भी यहाँ पर मिलेगा। तो ये सब एरियाज़ में आइएगा तो आपको ये सब चीज़ घूमने को मिलेगा। ये जैन तीर्थ कुंडलपुर। अब हम लोग इसी रोड से वापस लौट रहे हैं और ये रोड हम लोग को सीधे निकाल देगा परवलपुर वाले रोड में। देखते रहिए चैनल। मित्रों हम लोग नालंदा खंडहर से आगे बढ़े हैं। ये सब नालंदा जिला का गांव देख रहे हैं। ये गांव क्यों ऐतिहासिक महत्व रखता है मित्रों, क्योंकि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसको 400 गांव दिया गया था और उस 400 गांव का जो भी अन्न का जो मालगुजारी लगान वगैरह होता था वो सारा पैसा विश्वविद्यालय को जाता था और इसीलिए यहाँ फ्री शिक्षा दिया जाता था। तो ऐसा कुछ व्यवस्था रहा होगा कि इस गांव के लोगों को कुछ प्राथमिकता दिया जाता होगा एडमिशन में, और लेकिन पूरे विश्व के लिए खुला हुआ था संस्थान। तो यहाँ पर गलियों में से भगवान बुद्ध का और नालंदा विश्वविद्यालय का यादें जुड़ा है। तो ये सब गांव का महत्व यही है। तो हम नालंदा जिला के गांव से निकल रहे हैं और ये सीधे परवलपुर रोड में रोड चला जाएगा। ये देखिए धान का पुआल सब कुछ जमा किया गया है काटने के बाद। अब ये जानवर को खिलाने के काम में आएगा, कुट्टी और जो है गोईठा बनाने के काम में भी आता है, और ये छत को ये छाड़ने के काम में भी आता है। तो यही है। तो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपने देखा कि करीब से, और नालंदा विश्वविद्यालय की आपने यात्रा की। अब मैं लौट रहा हूँ। थोड़ा सा ये इस रास्ते में आपको 5-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन इसमें जाम नहीं मिलेगा। फ़ायदा यही है, बिहार शरीफ होके जाइएगा जाम बहुत मिलेगा। तो यही है। तो ज़रूर इधर आइए मित्रों, गांव के एरियाज़ में ज़रूर घूमिए। देखिए कितना पैदावार उपजाऊ ज़मीन है। देखिए सब लोग अपना लगा देते हैं लत्तर वाला पौधा, कद्दू उपजता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत करीब से अब शाम गोधूली बेला के टाइम में एक गांव को देखने, नालंदा जिला का गांव। तो यही है मित्रों। देखिए पशुधन बहुत इम्पोर्टेंट अर्थव्यवस्था का स्रोत है। पुआल है जो कि सब पशु खाएगा और वो दूध देगा, यही है। तो हम लोग अभी करीब लगेगा हम लोग को 2 घंटा के आसपास। तो हम लोग पहुँचेंगे 7:15 बजे के आसपास और अभी 4:15 बज रहे हैं। तो 3 घंटा लग जाएगा हम लोग को। तो ज़रूर यात्राएँ कीजिए मित्रों, देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग एकंगर सराय मसौड़ी रोड में हैं और इसी में आपको मिलेगा बीच में तेलहारा नामक जगह, जहाँ की नालंदा का सीमा अंत होता है। यानी कि जो रास्ता जहानाबाद जाता है, जहानाबाद से बिहार शरीफ, उसी रास्ते में समझिए बीच में एकंगर सराय आता है और एकंगर सराय से आगे बढ़ेगा तेलहारा मिलेगा। तो तेलहारा में भी विश्वविद्यालय था पहले, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। और उदंतपुरी में भी था जो कि हम लोग में हिरण्य पर्वत पर। तो ये पूरा ज्ञान की भूमि थी और बहुत सारा विश्वविद्यालय नहीं दूर में था। तेलहारा का विश्वविद्यालय, उदंतपुरी का विश्वविद्यालय और नालंदा का विश्वविद्यालय। सोचिए
कैसी पावन भूमि रही होगी ये। तो हम लोग लौट रहे हैं और करीब 50 किलोमीटर दूर हैं हम लोग पटना से। तो यहाँ से पहले मसौढ़ी आएगा, मसौढ़ी से फिर नौबतपुर और नौबतपुर से फिर हम लोग जो है कि चले जाएंगे आगे। तो यही है रास्ता मिला जुला करके। अभी ओखरी थाना के पास हम लोग हैं। तो देखते रहिए चैनल ओखरी जहानाबाद। और ये हम लोग मसौढ़ी पहुँचेंगे, मसौढ़ी से फिर नौबतपुर वाला रोड पकड़ के सीधे जो है कि हम लोग पहुँचेंगे दानापुर रेलवे स्टेशन के ऊपर से और फिर पटना पहुँच जाएंगे IGMS। तो देखते रहिए चैनल। तो मित्रों हम लोग मसौढ़ी पहुँच गए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा मित्रों, कभी भी निकलते हैं बिहार में तो जब लगन का टाइम हो या फिर कोई पर्व त्यौहार हो तो उस समय आप देख के निकलिएगा, क्योंकि उस समय आपको हर रास्ता जाम मिलेगा। तो हम लोग ये अलग रूट से आए। अगर हम सीधे जहाँ पर गए थे नालंदा खंडहर, अगर हम सीधे आते मेन रास्ता से तो करीब 80 किलोमीटर वहाँ से था, लेकिन हम कम से कम 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे रास्ते को पकड़ रहे हैं जहाँ पर जाम नहीं मिले। लेकिन फिर भी जब आप देखिए बारात का समय है तो आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर भी आपको 80 किलोमीटर तय करने में, जो प्रैक्टिकली अब 100 किलोमीटर हो गया, करीब 4 घंटा का समय लग जाएगा। पहुँचते पहुँचते हम लोग 8 बजे रात तक पहुँचेंगे पटना, जबकि 7:45 बजे निकले थे पटना से सवेरे। तो फिर भी एक बहुत अच्छी यात्रा रही और अच्छा खासा चीज़ हम लोग देख लिए, घूम लिए। तो इसलिए कभी भी छुट्टी मिले निकल जाइए घूमने, ताकि दुनिया से 2-4 हो सके। आज हमने ह्यूएन म्यूजियम जो देखा वो सबसे ज़्यादा ज्ञानवर्धक यात्रा रही, क्योंकि उसमें पता चला कैसे कैसे ह्यूएन कैसे आए थे, बामियान तक चले गए थे। तो 2-3 हज़ार किलोमीटर, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग गया उनको पहुंचने में। सोचिए कितना मुश्किल होता था पुराने ज़माने में, और कैसे खाने पीने का इंतज़ाम, कुछ पता नहीं होता था, इंसान चल देता था। तो ये सब चीज़ भी महत्वपूर्ण है। जब भी बाहर निकलिएगा तो आपको अलग अलग प्रकार का ज्ञान होगा। जरूर निकलना चाहिए, यात्राएं करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्मी और कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से पूरा पटना विभाग, भारत। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं तो चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन हर बीमारी को जड़ से ठीक करता हूँ भोजन बदल के। तो और ब्लॉगिंग भी करता हूँ। तो आप भी कहीं जाएं तो उसका वीडियो बनाएं, ताकि ये और लोगों के भी काम आए। तो अभी करीब 43 किलोमीटर दूर हैं पटना से, मसौढ़ी से आगे बढ़े हैं। तो मोटा मोटी 8-8:45 बजे रात तक पहुँच जाएंगे। देखते रहिए चैनल।